हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी विषय के परीक्षार्थियों के लिए हमने संस्कृत साहित्य पर एक वीडियो लेक्चर तैयार किया था कुछ समय पहले। आज उसी पर मैं एक अभ्यास प्रश्न पत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर से सवाल नहीं आना चाहिए। काफ़ी ठोस प्रश्नों को हमने एक जगह संकलित किया है और उसकी उत्तर और व्याख्या सहित क्लियर करने की कोशिश भी पूरे लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और संस्कृत साहित्य की से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति से भी आप परिचित होंगे। किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स कर पूछा था कि टीजीटी पीजीटी में संस्कृत का कुल कितना रोल होता है। तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि कितना इसका रोल हो सकता है। अगर मैं उदाहरण के साथ इसको बताने की कोशिश करूं तो जैसे क्रिकेट टीम होती है, उसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये पता नहीं रहता है कि कब बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और कब बॉलर परफॉर्मेंस कर देगा। कब जब बॉलर की ज़रूरत रहेगी तो वो नहीं ठीक परफॉर्मेंस करेगा और बैट्समैन बॉलर की तरह अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता। ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर है कि उसको ज़्यादा सवाल हिंदी से देना है कि संस्कृत साहित्य से देना है। तो पाठ्यक्रम में शामिल है तो उसी के हिसाब से हमें इसकी तैयारी करना पड़ेगा, फुल आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। हमने आज इस लेक्चर में संस्कृत साहित्य के रचनाकार एवं उनके रचनाओं से संबंधित सवालों पर बातचीत करने की कोशिश की है। देखते हैं। जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित काव्यशास्त्री आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है। मतलब कि जैसे हिंदी में सवाल पूछे जाते हैं कालक्रम के आधार पर, रचनाओं के कालक्रम के आधार पर और कवियों के जन्म के आधार पर, तो उसी तरह से संस्कृत में भी पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शंस में कुल 4 आचार्यों का नाम इसमें है: भामा, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन। तो अब इनके जन्म के क्रम के अनुसार आपको बताना है, इनके समय के अनुसार। तो आप देखेंगे कि जो भामा का समय है वो 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है और वामन का समय 8वीं शताब्दी के आसपास, आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी के आसपास और कुंतक का 10वीं शताब्दी के आसपास। तो एक तो इस ऑप्शंस के माध्यम से आप आचार्यों के जन्म क्रम को याद कर ही लीजिए। बाकी वन लाइनर के हिसाब से कई बार पूछ देता है कि भामा का समय कब से कब माना जाता है, या वामन का पूछ देगा, या आनंदवर्धन का पूछ देगा, या कुंतक का। तो ध्यान रखिए, 6ठी या फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लगातार है इन लोगों का। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। भामा पहले है, फिर वामन है, फिर आनंदवर्धन है, फिर कुंतक। और फिर आपका दिमाग गूगल विकिपीडिया की तरह भी चलना चाहिए। जैसे मैं भामा बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वामन है तो रीति, आनंदवर्धन है तो ध्वनि, कुंतक है तो वक्रोक्ति। ये सब दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कादम्बरी किसकी रचना है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी भास। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। और कहा जाता है कि कादम्बरी बाणभट्ट की अंतिम कृति है और सबसे परिपक्व कृति के रूप में मानी जाती है। और ये संस्कृत गद्य रचना के अंतर्गत आती है और सबसे अनूठी टाइप की रचना है। कादम्बरी की कथा में एक जन्म से संबंध न होकर इसमें जो पात्र हैं, चंद्रापीड हैं, वैशंपायन हैं, इनके 3-3 जन्मों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसकी कथा को कुल 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में बाणभट्ट की रचना है और कहा जाता है कि जो इसका आगे का भाग है उनके पुत्र भूषण भट्ट या फिर पुलिन भट्ट नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ठीक वैसे ही कादम्बरी भी है, जैसे कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को जल्हड़ ने पूरा किया था जबकि चंद्रवरदाय ने उसे लिखा था। ठीक है, तो कादम्बरी भी एक तरीके से बाणभट्ट की अंतिम रचना तो थी लेकिन अधूरी टाइप की रचना रही है। बाद में इनके बेटे ने इसको कंप्लीट किया। तो ये सारी स्टोरीज आप अपने दिमाग में रख के चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुवलयानंद के रचयिता हैं? ए भामा, बी दंडी, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी अप्पय दीक्षित। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद के रचयिता माने जाते हैं। और इनका जो समय है ये लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास का है और संस्कृत के काव्यशास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार के रूप में इनको जाना जाता है। और शैव मत से ये काफ़ी प्रभावित थे।
कुवलयानंद के अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है चित्रमीमांसा। ठीक है, तो कई बार चित्रमीमांसा भी पूछ देता है कि किसकी रचना है, तो आप ध्यान में रखिए कि ये अप्पय दीक्षित की रचना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 रूपकम के लेखक हैं। ठीक है, कई बार इसको 10 रूपक भी लिख देता है, लेकिन ये संस्कृत में ही इस प्रश्न को बना दिया गया है। तो ऑप्शन दिया है ए धनिक, बी धनंजय, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। 10 रूपक इसके रचना में ही लिखा गया है कि रूपक के कुल 10 भेद माने गए हैं और 18 उपभेद माने गए हैं। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अभी फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बी आंसर है धनंजय। ठीक है, धनंजय को 10 रूपक का रचयिता माना जाता है और इसमें नाटक के लक्षणों की चर्चा की गई है। धनंजय ने 10 रूपक के कुल 4 अध्याय में इसका विभाजन किया है और उसको आलोक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मम्मट की रचना काव्य प्रकाश उल्लास में है, उसी तरीके से ये आलोक में है। ठीक है, आगे चलकर धनंजय, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है धनिक, ये आपस में शायद भतीजा और चाचा का इसमें संबंध है। तो 10 रूपक पर आगे चलकर धनिक ने भी कुछ रचना की है, समय आने पर उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो बी है, धनंजय। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अब ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन दिया ए अलंकार, बी रस, सी नाट्य, डी ध्वनि। तो इसका जो सही जवाब है, इस प्रश्न में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, डी है, ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। और आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की थी और इसके अलावा आनंद वर्धन की कुछ और रचनाएं जिसमें कि देवी शतकम, तत्वालोक इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। ध्वन्यालोक के कुल 3 भाग हैं और इसको उद्योत में विभाजित किया गया है। कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में कहानी के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, और जब आनंद वर्धन की बात हो रही है तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन नंबर 1 से कोरिलेट करके कि उनका समय कितना हो सकता है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ए अलंकार संप्रदाय, बी रीति संप्रदाय, सी वक्रोक्ति संप्रदाय, डी ध्वनि संप्रदाय। अब देख रहे हैं बस प्रश्न को घुमा दिया गया है, उसका उत्तर तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये ध्वनि संप्रदाय से हैं। ठीक है, इसके अलावा इस प्रश्न में देख सकते हैं अलंकार संप्रदाय से भामा हो जाएंगे, रीति संप्रदाय से वामन हो जाएंगे, वक्रोक्ति से कुंतक। ये भी तुरंत आपके दिमाग में गूगल की तरह आ जाना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है तो आपको अपने दिमाग को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? ठीक है, काफ़ी फेमस रचना है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया है ए कुमारदास, बी शूद्रक, सी अमर सिंह, डी विशाख दत्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी और ये एक ऐतिहासिक नाटक के रूप में आता है और इस नाटक के अंतर्गत इतिहास और राजनीति का बहुत ही सुंदर समन्वय किया गया है और इसमें जो कुछ खास पात्र हैं उनका भी नाम आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें जो पात्र हैं विशाख दत्त तो हैं ही, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग भी इसमें आते हैं। और अगर हिंदी में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उन्होंने इसका अनुवाद भी किया है मुद्रा राक्षस का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुद्रा राक्षस की नाट्य कृति किसकी है? फिर उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल प्रश्न की प्रकृति यानी कि उसका स्वरूप चेंज हुआ है, बाकी जो आंसर है वो डी ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। जब मैं खुद एग्ज़ाम देने गया हुआ था तो ये प्रश्न आया हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि सन 2011 में जो पेपर बनाया गया था उसमें काफ़ी मात्रात्मक त्रुटियाँ थीं, तो उस त्रुटियों में श्री हर्ष के पिताजी का नाम भी गलत लिख दिया था उसमें। इनके पिताजी का वैसे सही नाम है श्री हीर और माता का नाम मामल्य देवी है। तो ध्यान रखिए, आप अपने माता पिता का नाम भले मत याद रखिए, लेकिन कम से कम जो रचनाकार हैं उनके माता पिता का कुछ समय के लिए आप नाम जरूर ध्यान में रख के चलिए, ताकि एक एक क्वेश्चन पे लड़ाई होती है, एक एक क्वेश्चन पे कंपटीशन होता है और जब प्रश्न गलत होते हैं तो काफ़ी अखरता है। तो ध्यान रखिए, जो श्री हर्ष हैं, श्री हर्ष के पिताजी का नाम है श्री हीर, ठीक है, और माता जी का नाम है मामल्य देवी। तो इन चीज़ों को याद रखिए। ठीक है,
अभी तक इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। अब श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? ए हित हरिवंश, बी नैषध काव्य, सी राजतरंगिणी, डी मेघदूतम। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा, नैषध काव्य। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम भी इसको कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। और कितने सर्गों में बटा हुआ है ये भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो मेघदूतम है, राजतरंगिणी है, इनके लेखकों का भी नाम याद रखिए। मेघदूतम कालिदास का, राजतरंगिणी का लड़का है, जिसे कि प्रथम इतिहास भी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप अपने दिमाग में बैठाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करें तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है। अब इसमें ऑप्शन दिया शिशुपाल वध, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नव सहसा कंचरित चंपू। थोड़ा सा लंबा नाम है इस रचना का। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना उनकी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पहला जो ऑप्शन है शिशुपाल वधम जो है ये महाकवि माघ की रचना है, और बाकी जो है ये श्रीहर्ष की है। तो ध्यान आपको इस नहीं वाले पे ज़्यादा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फिर आ गया, नव साहसांक चरित चंपू। इस बार मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया ए श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी बाणभट्ट। तो अब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्रीहर्ष। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्नों का उत्तर आपको याद रखना है और परीक्षा में भी उसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है। ठीक है, यहाँ पर तो लिख दिया कि गलत है, कई बार इसको लिख देता है कि अशुद्ध है। ठीक है, तो अब ऑप्शन दिया है कि ए स्वप्न वासव दत्ता, ये भास का है, बी हर्षचरित बाणभट्ट का है, सी दश कुमार चरितम दंडी का है, डी नव साहसांक चरित चंपू राजशेखर का है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये रचना आ रही है। अब इसको तो आप अगर कॉपी कलम लिए हो तो तुरंत लिख ही लीजिए कि किसकी रचना है। तो ये ही ऑप्शन इसका है जो कि युग्म गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका सही जवाब होगा। ये किसकी रचना है? श्रीहर्ष की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। फिर से वही आ गया कि किसकी रचना है। तो अब तो आंख बंद कर इसको आप नोट कर लीजिए कि ये किसकी रचना है। ठीक, श्रीहर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो फिर वही प्रश्न घुमा कर आ गया थोड़ा सा, और इसका जो सही जवाब है वो भी है, क्या है? ए है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में श्रीहर्ष से ज़्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन प्रश्नों को जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एकदम चयन के करीब हैं, बल्कि चयनित हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करें, फिर से वही सवाल पूछा गया है, बस प्रकृति चेंज हो रही है प्रश्न का और उसके ऑप्शंस चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, और श्रीहर्ष इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न आ गया है। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है कि कोई ऐसा महाकाव्य है जो विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी रघुवंशम, डी नैषधि चरितम। तो कहीं न कहीं अगर आप पढ़े भी नहीं हैं तो भी इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं। औषधि से संबंधित थोड़ा थोड़ा ये नाम मैच कर रहा है डी, तो इसका आंसर यही होगा। फिलहाल कहानी के रूप में याद रखिए कि जो श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम, ये विद्वानों के लिए दवा के रूप में मानी गई है, बल्कि औषधि के रूप में मानी गई है। तो ऐसे याद रखिए और अपने दोस्तों से गप लड़ाते हुए इन सारी बातों को कहिए ताकि आपको याद रहे, और एक महीना तो इन्हीं में आप रच बस के रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? ए जीव गोस्वामी, बी रूप गोस्वामी, सी भवभूति, डी इनमें से कोई नहीं। अब ये रचना कई बार हिंदी में भी पूछी जाती है। आप नेट का एग्जाम दिए होंगे तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रचना है, और इसमें जो सही आंसर है इसका वो बी होगा, रूप गोस्वामी। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो रूप गोस्वामी हैं ये वृंदावन में कृष्ण की भक्ति करते थे, और इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि 2 रचनाएं की जो कि रस से संबंधित है। कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि उज्ज्वल नीलमणि मतलब किस तरीके का ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ये क्या है? रस का है। आगे जो प्रश्न है 19, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? फिर से वही प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन चेंज हुए हैं, लेकिन उत्तर क्या है? रूप गोस्वामी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
कि राजतरंगिणी किस कवि की रचना है। अभी मैं जिक्र कर ही रहा था इसका कि राजतरंगिणी को प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। तो किसकी रचना है? कल्हड़, विल्हड़, आचार्य हेमचंद, डी क्षेमेंद्र। तो ऑप्शंस में परीक्षार्थियों को फंसाने के लिए कल्हड़ और विल्हड़ दो नाम दे दिया है, जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका जो सही आंसर है वो है कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दंडी, बी क्षेमेंद्र, सी केशव मिश्र, डी धनंजय। तो अब इसमें जो सही आंसर है इसका वो बी है, क्षेमेंद्र। और कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र तो हैं, और इस रचना को लिखने का मुख्य उद्देश्य रहा है कवि शिक्षा के लिए ये लिखी गई है। आप जब काव्य लक्षण पढ़ेंगे, जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें काव्य प्रयोजन की चर्चा की जाती है। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने जब औचित्य सिद्धांत दिया था तो अपने कवि कंठाभरण नामक ग्रंथ में उन्होंने कवि शिक्षा, कवियों के लिए शिक्षा देने के लिए कवि कंठाभरण दिया। तो आप देख रहे हैं कुछ कहीं ना कहीं इस रचना में ही इसके उद्देश्य, इसके प्रयोजन की बात दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो और ये कुल 5 अध्यायों में है और 55 कारिकाएँ इसमें हैं, और इसमें कवियों के भेद, काव्य के गुण दोष आदि पर विचार किया गया है। इसके अलावा क्षेमेंद्र की कुछ और रचनाएं हैं जिसमें कि औचित्य विचार चर्चा और कवि कर्णिका 2 रचनाएं फेमस हैं। तो औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रालोक के रचनाकार हैं। चंद्रालोक, ठीक, के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, बी राजशेखर, सी दंडी, डी जयदेव। तो इसका जो सही जवाब है वो जयदेव है। ठीक है, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा था, और चंद्रालोक मयूखों में बटा हुआ है। जितने भी आचार्य हैं सब अपने अनुसार अपने ग्रंथों का विभाजन उन्होंने किया। कोई उल्लास में बांटा है, कोई मयूखों में बांटा है, कोई आलोक में बांटा हुआ है, कोई परिच्छेद में बांटा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जयदेव की एक खास रचना और है जिसका नाम है गीत गोविंद, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में आया भी है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो जैसा कि मैंने जिक्र कर दिया है कि जयदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्न पूछा गया कि महाकाव्य नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन, प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध, कुमार संभव, डी किरातार्जुनीयम। तो आपने पढ़ा होगा, और जो मैंने प्रमुख जो कॉमन रूप से टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य के कवि लगे हुए थे, उन पर बातचीत करते हुए मैंने इन महाकाव्यों पर खास फोकस किया था। अगर जिन लोगों ने उस वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो निवेदन करता हूँ कि जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो इसमें देखिए शिशुपाल वधम जो कि महाकवि माघ का है, जिसमें कि कुल 20 सर्ग हैं, ये महाकाव्य है। कुमार संभवम ये कालिदास का है। किरातार्जुनीयम भारवी का है। तो ये सब तो महाकाव्य हो गए, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसन्न राघव। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए अभी क्वेश्चन नंबर जब पहला हम हल किए थे तो उसमें आचार्यों का क्रम दे दिया था, और आज का मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रश्न है। नहीं, आखिरी प्रश्न नहीं है, बल्कि रचनाओं के क्रमानुसार पूछा गया एक प्रश्न है। इसमें भी कुल 4 रचनाओं को दिया गया है। अब क्रम पूछा गया है कि कौन सी रचना क्रम के अनुसार सही है ऑप्शन इसमें। तो आप देखेंगे काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। तो ये इसमें सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ का है, रसमंजरी, रस गंगाधर जो आचार्य जगन्नाथ की रचना है, जो कि अंतिम आचार्य माने जाते हैं। तो एक अनुमान आपके अंदर ये होना चाहिए कि जब अंतिम आचार्य जगन्नाथ ही हैं तो उनकी रचना भी आखिरी में है, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछ रहा है कि सूची का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में कुट दिए गए हैं और उनको मिलान करना है। तो और रचनाएँ हैं कि कालिदास की कौन सी रचना है? भवभूति, दंडी, बाणभट्ट, श्रीहर्ष। तो अब इसमें हम देखते हैं कालिदास की रचना जो है वो है ऋतुसंहारम। भवभूति की जो रचना है वो है उत्तरम चरितम। दंडी की जो रचना है वो है दश कुमार चरितम। बाणभट्ट की जो रचना है, अभी ये प्रश्न में आया भी था, कादम्बरी। और सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था नैषधि चरितम,
जिसको कहा जाता है कि विद्वानों को के लिए औषधि है। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस इसमें आप मिलान करेंगे तो जो सही आंसर होगा वो ए इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हुए इसको अपने से भी देख के हल कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें भी सूची का मिलान करना है और फिर कुछ रचनाएं आई हैं। जो सूची का मिलान करने वाली रचनाएं आती हैं उनको काफ़ी ध्यान से हल करने की ज़रूरत होती है। उससे केवल एक ही प्रश्न ये नहीं है बल्कि इसमें कुल 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि कालिदास की कौन सी रचना है, तो मेघदूतम। भास की कौन सी रचना है, स्वप्नवासव दत्ता। मम्मट की कौन सी रचना है, काव्य प्रकाश। ठीक है, विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा वो हो रहा है ए आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 27वां का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 फिर वही मिलान वाला प्रश्न है और इसमें भी रचनाओं को ही घुमा फिरा कर दिया गया है। तो तुरंत इसको आप देख लीजिए, कालिदास। इसी तरीके से अभ्यास आपका हो जाएगा। भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष। तो आप देख रहे हैं कि 3 तीर एक तरफ जा रही हैं और एक उल्टा आ रही है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है वो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 29 ये भी कुट मिलान वाला है और इसको भी देख लेते हैं। इसमें कृति का नाम दिया गया और लेखक का नाम है। तो कृति पहले और लेखक, तो 10 कुमार चरित किसका है, ये देखिए रिपीट टाइप का हो रहा होगा आपके अभ्यास के दृष्टिकोण से, इसीलिए इस सेट का नाम ही है प्रैक्टिस। लेकिन ये मूल प्रश्न पत्र ये कभी न कभी सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर है। ठीक है, नैषधि चरितम श्रीहर्ष, 1 मिनट, श्रीहर्ष। उत्तर रामचरितम भवभूति। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं थीं और तीनों को पूछा गया था। तो विकल्प के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, आप एक बार मिला भी ले सकते हैं कि ए का क्या दंडी हो गया, बी का श्रीहर्ष हो गया और सी का 2 हो गया। तो इस तरीके से पुष्टि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी सूची का मिलान किया गया है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना है। तो इसमें भी ऑप्शंस दिया गया है, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ, शिशुपाल बधम, भवभूति, उत्तर रामचरितम। अब देख रहे हैं, फिर दंडी, 10 कुमार चरितम। अब मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे रचनाकार रचनाओं का एक दूसरे से संबंध पता चल गया होगा, किसकी कौन रचना है। अब इसमें जो सही ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, मिलान कर लेते हैं एक बार। कालिदास यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका 2, फिर बी का 3, फिर सी का 4, फिर डी का 1। ठीक है, तो इस तरीके से अभ्यास के दृष्टिकोण से हमने कुल 30 प्रश्नों पर अध्ययन किया और टॉपिक था कि संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं और रचनाएं हैं उनके बारे में हमने विचार किया और एक प्रैक्टिस के माध्यम से समझने की कोशिश भी किया। और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत सारे प्रश्नों की प्रकृति और रचनाकारों की रचनाओं के बारे में पता चला होगा और कैसे संस्कृत साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वो भी आगे हम अलग अलग महाकवियों पर भी लेक्चर सीरीज तैयार कर लाएंगे। तब तक आप इसे देखिए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करने की कृपा करें। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए